नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतारण की ओर से संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ऋग्वेद काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक सभ्यता को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वह समय अवधि जिसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है उसे ऋग्वैदिक काल अथवा ऋग्वैदिक सभ्यता कहा जाता है, तथा इसके उपरांत अन्य साहित्य से जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ आदि उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो आज की कक्षा में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ में यानी कि ऋग्वेद काल में राजनीतिक व्यवस्था का प्रचलन था। जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद काल में एक प्रकार की कबायली व्यवस्था थी तथा आर्य लोग अनेक जनों में संगठित थे। एक जन में एक वंश परिवार के सभी व्यक्ति होते थे जिन्हें सनाभि कहा जाता था। सनाभि का मतलब होता है एक ही नाभि से उत्पन्न या एक ही नाभि के समान, और दूसरे जन के जो व्यक्ति होते थे उन्हें अन्य नाभि कहा जाता था। तो ऋग्वेद काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें जन ही राज्यों की इकाई थे। इन जनों में से 5 जन प्रमुख थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। इन 5 जनों में नाम है पुरु, यदु, तुवश, अनु और द्रुह। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जन भी होते थे जैसे भारत, संजय, क्रीवी। ऋग्वेद में कई जगहों पर कुछ छोटे छोटे जनों का भी उल्लेख मिलता है। छात्र ये ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में जनों की भौगोलिक स्थिति क्या थी उसकी पहचान स्थिर व स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस काल में जनों की एक सूत्रता का आधार वंश परंपरा व सजातीयता है, न कि भौगोलिक क्षेत्रबद्धता। क्षेत्र विशेष से जुड़े जनों अर्थात जनपदों का उत्कर्ष हमें उत्तर वैदिक काल में दिखाई देता है। ऋग्वेद में कहीं कहीं जन के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग भी किया गया है। जन में रहने वाली जनता को विश कहा जाता था। फिर अब आगे हम देखते हैं दशराज्य युद्ध। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है और इससे संबंधित कुछ तथ्य आपको याद रखने हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऋग्वेद काल में अनेक जन पाए जाते थे, तो इन जनों के मध्य संघर्ष चलता रहता था। उसी संघर्ष का एक परिणाम था बहुचर्चित दशराज्य युद्ध। इस युद्ध का वर्णन, अब छात्र ध्यान देंगे, जितने भी फैक्ट हैं कोशिश करेंगे आप कि उनको मेमोराइज कर लें। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश यानी सिंधु नदी के ऊपर वाला हिस्सा, उसमें बसे पूर्वकालीन जन तथा ब्रह्मवर्त के उत्तरकालीन आर्यों के मध्य हुआ था। जहां तक इस युद्ध के मुख्य कारण, वास्तविक कारण का प्रश्न है, उसके लिए कहीं ना कहीं विश्वामित्र उत्तरदायी थे। कारण यह था कि भारत वंश के राजा सुदास ने पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को स्थापित कर दिया, जिससे वशिष्ठ बहुत नाराज हो गए तथा उन्होंने 10 जनों के राजाओं को संगठित करके उन्हें सुदास के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। इन 10 जनों के नाम थे
पुरु, यदु, त्वर्ष, अनु, द्रुह, अलिन, पक्त, भलानस, विषाणी तथा शिवी। 5 इनमें आर्य थे, 5 अनार्य थे। भरतवंश के राजा का साथ श्रीजन्य नामक कबीले ने लिया था। यह युद्ध पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इस युद्ध में आखिरकार राजा सुदास की विजय हुई थी। तो एक बार से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इससे संबंधित, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये टॉपिक है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है अमूमन। पहला ये कि दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है। दूसरा, दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तीसरा, दशराग्य युद्ध में कौन विजय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, दशराग्य युद्ध में भाग लेने वाले यह विजयी जन का नाम क्या है, उस जन के शासक का नाम क्या है, दशराग्य युद्ध का मुख्य कारण क्या था। इस प्रकार से आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम इसका राजनीतिक संगठन किस प्रकार से होता था। ऋग्वेद काल में राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल अथवा परिवार होता था। स्वाभाविक है, परिवार का जो स्वामी होता था, मुखिया, वो पिता अथवा बड़ा भाई होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। कुछ कुलों को मिलाकर, जैसे ये कुल हो गया, कुछ कुलों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। और ग्राम, क्योंकि उस समय भौतिक आवश्यकताएं कम थी, इतना अधिक भौतिक विकास नहीं हुआ था, इसलिए गांव वस्तुतः आत्मनिर्भर थे और गांव का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। फिर इससे थोड़ी सी बड़ी इकाई होती थी विश, यानी कई ग्रामों का समूह कहलाती थी विश। इसका स्वामी विशपति होता था। और जब अनेक विष मिल जाते थे तो उससे भी बड़ी इकाई होती थी जन। जन का अधिपति जनपति अथवा राजा कहा जाता था। ऋग्वेद में कई जगह राष्ट्र शब्द का उल्लेख भी आया है, किंतु यह शब्द प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों का सूचक नहीं है, क्योंकि कई स्थानों पर, एक स्थान पर कई राष्ट्रों के राजाओं का उल्लेख है। अब हम देखते हैं कि इस जो राजनीतिक व्यवस्था थी, एक प्रकार से जो कि कबायली व्यवस्था थी, उसमें राजा की स्थिति क्या थी। ऋग्वेद में जन के अधिपति यानी मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि उस समय राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था मुख्य रूप से प्रचलित थी। इसके साथ साथ जेपी शर्मा नामक विद्वान का विचार है कि उस समय गणतंत्रीय शासन व्यवस्था भी प्रचलित थी। लेकिन ये जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ये बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में थी। उस समय राजा का पद दैवीय नहीं समझा जाता था, बल्कि उसकी स्थिति कबीले के मुखिया के समान थी। प्रारंभ में सारे राष्ट्र यानी जन की प्रजा मिलकर राजा का चुनाव करती थी। बाद में राजा का पद आनुवंशिक हो गया, क्योंकि राजा का मुख्य कार्य जन की रक्षा करना था, इसलिए राजा को जन का रक्षक, जनस्य गोप्ता तथा दुर्गों का भेदन करने वाला, नष्ट करने वाला पुराभेदा भी कहा गया है। धीरे धीरे राजा की शक्ति में वृद्धि होती गई। उस समय राजा क्योंकि जनता की रक्षा करता था, इसलिए लोग उसे स्वेच्छा से कुछ उपहार या कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दी जाती थी। छात्र याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। उसके बाद देखते हैं कि राजा की सहायता करने के लिए कौन कौन से पदाधिकारी होते थे।
ऋग्वेद काल में राजा की सहायता करने के लिए 3 प्रमुख अधिकारी होते थे: पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी। इसमें से याद रखेंगे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी जो होता था वो था पुरोहित। ये पहले भी कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था? वो था ग्रामीणी, पुरोहित। रिपीट कर रहा हूँ, ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था पुरोहित। पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद काल में बड़े बड़े ऋषि पुरोहित के पद पर बैठे, जिनमें वशिष्ठ और विश्वामित्र के नाम प्रमुख हैं। पुरोहित ही राजा का मुख्य साथी होता था। वह शांति व युद्ध दोनों अवस्थाओं में राजा के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता था। दूसरा अधिकारी था सेनानी, जो कि सेनापति या सेना के अध्यक्ष की भांति कार्य करता था। तीसरा था ग्रामीणी। यह ग्राम प्रशासन का मुखिया होता था। ऋग्वेद से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं होती कि ग्रामीणी लोगों के द्वारा निर्वाचित होता था अथवा राजा के द्वारा नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा भी हमें कुछ छोटे अधिकारियों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जैसे वज्रपति। अब इसका कार्य क्या था, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था, जबकि कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि संभवतः वज्रपति और ग्रामीणी एक ही अधिकारी के 2 नाम थे। फिर एक अधिकारी का नाम मिलता है पुरप, यानी दुर्गपति, जो उनके छोटे दुर्ग होते थे उनका अधिकारी। स्पष्ट यानी कि स्पष्ट यानी गुप्तचर, और दूत। इस प्रकार से इन अधिकारियों की सहायता से राजा अपनी प्रशासन व्यवस्था को चलाता था। शुरू में प्रशासनिक व्यवस्था जटिल नहीं थी। फिर जहाँ तक इसकी संस्थाओं का प्रश्न है, इस समय 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। इनके नाम थे सभा, समिति और विदत। राजा की निरंकुशता पर, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं राजा पर अंकुश लगाने के लिए, ये 2 संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी। राजा के अभिषेक के लिए भी इनकी सम्मति यानी इनकी सहमति आवश्यक मानी जाती थी। इन दोनों संस्थाओं का वास्तविक रूप क्या था, इस बारे में विद्वान एकमत नहीं है। प्रमुख विद्वानों जैसे डॉक्टर कीथ, लुडविग, जीमर, हेलब्रांट, अल्टेकर इत्यादि के विचार सभा और समिति के बारे में भिन्न भिन्न हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि सभा कुलीन या वृद्ध व्यक्तियों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल के व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, जबकि समिति सर्वसाधारण की सभा होती थी। ऋग्वेद में न केवल राजा और समिति के बीच पूर्ण सहमति पर बल दिया गया है, अपितु समिति के सदस्यों के बीच परस्पर मैतक्य पर भी, यानी एक मत होने पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण संस्था थी विदत। छात्र याद रखेंगे कि आर्य शर्मा के अनुसार यह आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। रिपीट कर रहा हूं, पूछ ले कि आर्यों की प्राचीनतम जनसभा, वह विदत नहीं, सॉरी गलत हो गई है, विदत है। अल्टेकर के अनुसार यह विद्वानों की सभा थी, जबकि आर्य शर्मा के अनुसार यानी रामशरण शर्मा के अनुसार इसमें विदत में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते थे, तथा यह सामान्यतः सैनिक लूट का बंटवारा करने वाली संस्था थी। जहाँ तक महिलाओं की भूमिका का प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार या ऋग्वैदिक काल में महिलाएं सभा व विदत दोनों में भाग लेती थी। अब हम देखते हैं
कि उनकी न्याय व्यवस्था किस प्रकार से थी। जहाँ तक ऋग्वैदिक कालीन न्याय व्यवस्था का प्रश्न है, तत्कालीन न्याय व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में कोई स्पष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता। संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि राजा पुरोहित तथा सभा व समिति के सदस्यों की सहायता से न्यायिक कार्य करता था। उस समय जो अपराध प्रचलित थे उसमें क्योंकि पशुधन का अत्यधिक महत्व था, इसलिए पशु चोरी एक सामान्य अपराध था, जिसके लिए जो पणि नामक व्यक्ति थे वो कुख्यात थे। इसके अलावा सामान्य वस्तुएं जैसे अन्न, वस्त्र आदि भी चोरी होती थी। आर्थिक लेन देन में धोखाधड़ी, जुए या धूर्त एवं बेईमानी आदि का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। उस समय सामान्यतः मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, बल्कि अधिकांश अपराधों में अपराधी को शारीरिक या आर्थिक दंड दिया जाता था। उस समय दो अधिकारियों के उल्लेख मिलते हैं, उग्र तथा जीवगर्भ। यह माना जाता है कि ये दोनों पुलिस कर्मचारी थे। उस समय झगड़ों का निर्णय करने वाले को मध्यमसी कहा जाता था, जबकि बाद में जो तैत्तिरीय संहिता है उसके अनुसार गांव के न्यायाधीश को ग्रामवादिन कहा गया है। जहाँ तक सैनिक शक्ति का संबंध है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजा के पास आय की नियमित प्राप्ति का कोई स्थायी स्रोत नहीं था, इसलिए राजा एक नियमित अथवा स्थायी सेना नहीं रख सका। वह युद्ध के समय अपने परिवारजनों की सहायता से जो सैनिक टुकड़े एकत्रित करता था, और उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे सर्द, वात, गण आदि। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।